Hello everyone, welcome back to Pharma Minds channel. My name is Akash Sharma and in this video we are going to solve very important 25 questions of industrial pharmacy. So if you are preparing for GPAT, this video is for you. So make sure करना पूरी वीडियो एंड तक देखना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके सो ये सीरीज जो हम चलाते हैं ये लाइव चलती है मंडे को और थर्सडे को। इसके एक्सप्लेनेशन में सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। ओके, चलो। सो ओके, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर अ जी पैट टेस्ट सीरीज, क्योंकि लास्ट का समय बचा है और सिर्फ 70 दिन कुछ बाकी है हमारे पास। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, दिस इज अवेलेबल नाउ। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा आपको ये। ओके, लेट मी टेल यू द फीचर्स फॉर इट। आपको 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसमें मिलेंगे। फुल लेंथ सिलेबस आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 1800 से ज़्यादा क्वालिटी एमसीक्यूज वो भी एक जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन में रहेगा और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर पाओगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस हैं। अगर हम इन्हीं को देखें 1250 क्वेश्चन तो यही हो गए। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो 625 क्वेश्चन ये हो गए, 1800 क्वेश्चन ये हो गए। तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी गेटिंग, और वो भी फार्मा माइंस के क्वेश्चन जहाँ से रैंकर्स आते हैं। ठीक है सर, इसका प्राइस क्या है? तो बेसिकली प्राइस इसका 500 रुपये है। बिल्कुल नहीं, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे रहेगा और इसका प्राइस जो रहेगा वो आपको अभी बता देता हूँ। सो दैट विल बी 200 ऑफ, मतलब सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। और उसमें पूरी ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे और 1800 क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस अलग से हमने डाले हुए। ठीक है, तो ये कहाँ से आप परचेज कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इस वाले कोर्स पे जाना। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे जी पैट 2025 मॉक टेस्ट सीरीज वाले कोर्स पे जाना। ये कूपन कोड यहाँ दे रखा है AIM25, इसको अप्लाई करना। ठीक है, कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन ओनली। ओके, तो भाई ये था। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज कब आएगी, तो ये भी हमने अब लॉन्च कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट इज उम्मीद जी पैट टेस्ट सीरीज, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं हमारे प्राइम बैच में, जो कि संकल्प और पार्थ है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमें लगातार लाइव ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि हम सैटरडे संडे को लाइव आते हैं और अलग से क्वालिटी 700 क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं। मतलब हर क्लास में 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, जिसमें से बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एमबी और बायोटेक्नोलॉजी अभी तक हम करा चुके हैं। इस सैटरडे हम कराने वाले हैं फार्माकोग्नोसी और संडे को हम कराने वाले हैं HAP। तो अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे को लाइव आ जाना। ठीक है, 8 बजे 9 बजे, और ये क्लास आपकी रहेगी। इसमें अब लाइव क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व कर सकते हो और नो फालतू क्वेश्चन, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके चांसेस हैं एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, चलो। सो दिस इज द उम्मीद सीरीज दैट वी हैव लॉन्च्ड। ओके, आप ये सारी सीरीज भी जो ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जल्दी से रन कर देता हूँ। टोटल 10 प्री जी पैट टेस्ट। कोड इसका ये रहा, आपको बैच कोड जाके डालना है और इन टेस्ट को आप दे सकते हो। अप्रैल से लॉन्च हो जाएगा, तो दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। इसके साथ साथ हमने एक और फ्री टेस्ट सीरीज चला रखी है, फ्री AIM जी पैट टेस्ट सीरीज। तो काफ़ी सारी चीज़ें फार्मा माइंड्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल रही हैं, कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, आप ज्वाइन करिए, फ्री मटेरियल को भी यूटिलाइज करिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये बैच कोड डालना है AIM जी पैट। ठीक है, और इसमें 600 क्वेश्चन हैं पूरे सिलेबस के। ठीक है, और ये टेस्ट आपका संडे को होता है, संडे को होता है। ठीक है, और ये जो संडे को टेस्ट होता है, इसी के एक्सप्लेनेशन आपके मैं मंडे और थर्सडे को देता हूं। ठीक है, चलो। तो ये चीज़ मैंने बता दी, मंडे को लाइव होता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मंडे लाइव वाली ही है। हम लाइव भी गए थे, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया जिसकी वजह से मुझे दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो मंडे को लाइव होता है, थर्सडे को लाइव होता है। ठीक है, तो संडे को खुद से सॉल्व करो और एक्सप्लेनेशन हमारे साथ भी सॉल्व करो मंडे थर्सडे।
और सैटरडे संडे को चलती है उम्मीद सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट सब्जेक्ट को भी अगेन फोकस करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो अभी फार्मा माइंड्स में चल रही है एंड यू कैन यूटिलाइज दिस। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी जल्दी ने सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग एक्सिपिएंट्स आर एम्प्लॉयड इन टैबलेट्स, चूज द रॉन्ग फ्रॉम फॉलोइंग। बेसिकली यहाँ बात की गई है कि जो एक्सिपिएंट्स है ये टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें से कौन सा गलत है। लैक्टोज डाइल्यूएंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सुक्रोज बाइंडर होता है ना, ये भी सही बात है। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल लुब्रिकेंट होता है, ये भी सही बात है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जिसे हम HPMC बोलते हैं, वो एंट्रिक कोटिंग एजेंट या मटेरियल नहीं होता, वो हमारा फिल्म फॉर्मर होता है। तो ये यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर आप ध्यान से देखें, इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए। हमें ये भी पता लग गया लैक्टोज डाइल्यूएंट है, सुक्रोज बाइंडर है, ठीक है, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज फिल्म फॉर्मर है, ठीक है, और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल लुब्रिकेंट है। तो अगर आपको नहीं पता था, इसको नोट डाउन कर लेना। चलो ओके, तो अगर आपका क्वेश्चन सही है +1 दे देना और बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सवाल ये उठता है, सर फिर जो एंट्रिक मटेरियल है वो कौन से होते हैं। वो होते हैं सेलुलोज, एसीटेट, एप्थलेट, कैप, ठीक है, एक ये याद कर लो। दूसरा है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एप्थलेट। अगर आप ध्यान से देखो, एप्थलेट 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 से समझ आ रहा है एंट्रिक कोटिंग मटेरियल। सर ये एंट्रिक कोटिंग मटेरियल क्या होता है। बेसिकली टैबलेट के ऊपर कोटिंग होती है ताकि वो स्टमक के अंदर डिसॉल्व ना हो, सीधे इंटेस्टाइन में जाके वहीं घुले, ठीक है, एंट्रिक मतलब इंटेस्टाइन। ओके चलो, तो ये सारी चीज हो गई। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो उसके नोट्स भी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, खुद से भी पढ़ना चाहता हूँ। तो जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, सारी की सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और खुद भी नोट्स को पढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे नोट्स हमने यहाँ बना रखे हैं। तो फ्री टाइम में ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कैप्सूल्स का क्वेश्चन है ये। कैप्सूल्स, बेसिकली कैप्सूल्स के अंदर लिक्विड भरा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली पूछा गया है कि अगर कैप्सूल राउंड शेप का है तो उसमें कितनी अमाउंट आएगी, ओवल शेप का है तो कितनी अमाउंट आएगी, ऑब्लॉन्ग शेप का है तो कितनी अमाउंट आएगी। ये मिनिम्स कुछ नहीं, यूनिट होती है, जैसे मिलीग्राम, मिलीलीटर, ठीक है। तो राउंड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और हमारा ओवल कुछ ऐसा दिखता है, और ऑब्लॉन्ग हमारा ऐसा दिखता है, बड़ा दिखता है, ठीक है। तो साफ दिख रहा है राउंड के अंदर कम मात्रा जाएगी, तो इसका 9 मिनिम्स हो जाएगा। तो ए का हो गया 2, तो ये और ये तो हो गए गलत, ठीक है। अब ऑब्लॉन्ग बड़ा होता है एज कंपेयर टू ओवल, ये बड़ा होता है, तो ऑब्लॉन्ग के अंदर क्या आ जाएगा 20 मिनिम्स, तो सी का हो गया 3, ये वाला बन रहा है। तो आंसर आपको मिल गया डी। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता थी, इसको नोट डाउन कर लेना। और आपको ये भी बता दूं, ये यूनिट पहले के समय में इस्तेमाल करते थे, आज के समय में मिलीग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर दी कैप्सूल, ठीक है। चलो ओके, दूसरा क्वेश्चन हो गया। स्पीड्स आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्च जो होता है उसको डिसइंटीग्रेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च को डिसइंटीग्रेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं टैबलेट के अंदर, तो कंसंट्रेशन क्या होती है। मान के चलो ये आपका टैबलेट है, ठीक है, 100 mg का, तो इसमें पूछा है कितना % इसके अंदर स्टार्च होगा। पहली बात तो सर डिसइंटीग्रेंट क्या होता है। डिसइंटीग्रेंट बेसिकली वो मटेरियल होता है जो कि आपके टैबलेट के साथ डाला जाता है ताकि टैबलेट जाके स्टमक में टूट जाए। टूटेगा क्यों, ताकि जल्दी से घुल जाए। कहाँ घुल जाए, GI फ्लूइड के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। ये फ्लूइड भूले तो नहीं, 9th-10th में पढ़ते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड, है ना। तो स्टार्च को डिसइंटीग्रेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टैबलेट को जाके तोड़ दे, ठीक है। बस पूछा कंसंट्रेशन कितनी उसकी यूज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर है
5:20%। और अगर आपको पता था तो +1, नहीं पता तो भैया सीख लिया, है ना। चलो आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। स्पीड को मेंटेन करेंगे। ये सारे नोट्स आप जाके डाउनलोड कर सकते हो चैट बॉक्स और हमारा कमेंट बॉक्स से। अगला क्वेश्चन आता है कैम ट्रैक। ये भी टैबलेट का क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडस्ट्रियल फार्मेसी से 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, टैबलेट से ही 2 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। टैबलेट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, अच्छे से करके जाना है। तो पूछा गया है जो कैम ट्रैक होता है उसकी मदद से हम टैबलेट को बाहर इजेक्ट आउट करते हैं, एक्सेस ग्रैन्यूल्स को हटाते हैं, पंच की मूवमेंट को गाइड करते हैं, या टैबलेट को कंप्रेस करते हैं। तो जिसको पता है आंसर पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, है ना। डायरेक्ट है ना, इस पे कंसेप्ट क्या लगाना। देखो सीधी सी बात होती है, और 2 पंचेस होते हैं, अपर पंच और लोअर पंच, ठीक है। लोअर पंच, डाई कैविटी के अंदर ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं। डाई कैविटी के अंदर क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो इन ग्रैन्यूल्स के ऊपर ये पंचेस काम करते हैं, उनको कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं यूनिफॉर्म साइज का, ठीक है। दोबारा से बोलता हूं, अपर और लोअर पंचेस होते हैं, डाई कैविटी के अंदर ग्रैन्यूल्स पड़े हैं, इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और टैबलेट बनाते हैं यूनिफॉर्म साइज शेप का। लेकिन ये पंचेस की जो मूवमेंट है कि यार ये कितनी कौन सी पोजीशन पे पंच करेंगे, कितने टाइम में पंच करेंगे, इसको कंट्रोल करता है कैम ट्रैक। तो आंसर है सी, ठीक है। कैम ट्रैक होता है जो कंट्रोल करता है, कैम ट्रैक। ऐसे याद कर लो ना कि कैम ट्रैक जो है वो पंचेस का ट्रैक रखता है ना। चलो, टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन एज पर यूएसपी स्टैंडर्ड्स। देखो सिंपल सी बात है, यूएसपी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वाटर फॉर इंजेक्शन में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड होगा। तो वाटर फॉर इंजेक्शन है, पहली बात तो ये वाटर फॉर इंजेक्शन है, मतलब पानी है, वाटर है। तो पूछा गया कितना सॉलिड डाल सकते हैं, है ना, कितना सॉलिड डाल सकते हैं, है तो भाई पानी, अब सॉलिड कितना डालोगे। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर जिसको पता है इट्स बी, नॉट मोर देन 10 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी कि भैया यूएसपी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है उसके अंदर सॉलिड कंटेंट 10 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। समझ आ गया बेटा। चलो ऐसे ही पढ़ते रहना है और कॉन्फिडेंस हाई रखना है। और नहीं आया कोई बात नहीं, मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, मैं कुछ सीख रहा हूं, है ना। क्वेश्चन बना बहुत अच्छी बात, नहीं बना कोई बात नहीं, मुझे आता नहीं था अब मुझे आ गया। ओके नेक्स्ट, श्रिंकिंग एंड पुल अवे ऑफ टैबलेट्स ड्यूरिंग ड्राइंग कॉजेस। तो पूछा गया है जब हम टैबलेट को ड्राई करते हैं, क्यों ड्राई करते हैं, पहली बात तो खामा खा परेशान क्यों कर रहे हैं उसे, उसके अंदर सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, मॉइस्चर उसको हटाने के लिए। तो कभी कभार कुछ ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टैबलेट श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, साथ साथ उसके एजेस भी हट जाते हैं उससे। तो उसकी वजह से क्या होता है, रफ हो जाता है, पिकिंग इफेक्ट आता है, ब्रिजिंग इफेक्ट आता है, या ऑरेंज पील इफेक्ट आता है। ठीक है सर, आपने यहाँ पर इन तीनों को चेक किया है, इसके अंदर अंडरलाइन कर दिया, आंसर तो यही है, नहीं ये आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब समझाता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। ब्रिजिंग क्या होता है, चलो तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप टैबलेट को ज़्यादा ड्राई कर देते हो तो उसका जो कोटिंग मटेरियल होता है वो टैबलेट से हटने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो टैबलेट के ऊपर ये लोगो होता है, ये लेटर्स होते हैं, इनके बीच में ऐसे लाइन सी आ जाती है, अगर आपको दिख रहा हो ये गायब से हो गए, और कभी कभार ऐसे बीच में लाइन भी आ जाती है, इसे बोलते हैं ब्रिजिंग। इस चक्कर में इस टैबलेट के ऊपर जो भी लिखा है वो डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, एक्सेस ड्राई जब करते हैं तो टैबलेट श्रिंक होता है, उसकी वजह से ब्रिजिंग इफेक्ट आता है। ब्रिजिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर्स, ये पढ़ने में मुश्किल हो जाता है, ठीक है, धुंधला हो जाएगा या बीच में लाइन सी बन जाती है, ब्रिजिंग इफेक्ट। चलो ओके, वही सारी चीजें लिखी है। अगेन एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अब इसमें क्या ही मैं कॉन्सेप्ट बताऊं,
तो बेसिकली इंट्रावेनस बैग्स जो होते हैं वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं? देखो पूछा गया जो इंट्रावेनस बैग्स हैं उसके लिए हम प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो प्लास्टिक कंटेनर किसके बने होते हैं? पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सारे सारे के सारे कैसे लग रहे हैं सर? बेटा देखो ध्यान से, ये चीज है, एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डी आंसर है पीवीसी, पी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो याद रखना इंट्रावेनस बैग्स जो होते हैं उनके अंदर जो प्लास्टिक कंटेनर है, क्या है? प्लास्टिक कंटेनर है, वो पीवीसी से बना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सारी थ्योरी दे रखी है, आराम से पढ़ सकते हो। जहां मुझे लगेगा थ्योरी बताने की जरूरत है मैं खुद बता दूंगा, है ना, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया ब्रिजिंग के अंदर, ये डायरेक्ट चीज है। ओके, हेपा फिल्टर हाईली एफिशिएंट फिल्टर होते हैं। बेसिकली हेपा फिल्टर जो है फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं ऐसे पार्टिकल्स की जिनका साइज बहुत छोटा होता है, आसानी से फिल्टर नहीं हो पाते, उनको फिल्टर कर देते हैं। तो पूछा गया है ये हेपा फिल्टर जो है 99.97% एफिशिएंट है। मतलब इतने ज्यादा एफिशिएंट है फिल्ट्रेशन करने में, इतना ज्यादा एक्यूरेसी देते हैं। लेकिन ये एफिशिएंट है कौन से पार्टिकल साइज रेंज के लिए? मतलब किस साइज को, किस साइज के लिए, पार्टिकल के साइज के लिए इतने एफिशिएंट है ये? तो आंसर डायरेक्ट 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये दो वैल्यू याद रखना क्योंकि जीपैट में आया हुआ है 99.97% फॉर 0.3 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल्स। इतने ज्यादा एफिशिएंट है उन पार्टिकल्स के लिए जिनका साइज 0.3 होता है। ये स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि हेपा को हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर बोला जाता है। ठीक है, ये ऐसे फिल्टर होते हैं जो कि 99.97 पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, उन पार्टिकल्स को जिनका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब ये साइज जो है इसको मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल साइज एमपीपीएस बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया कि ये जो साइज है ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है फिल्टर करने के लिए। मतलब जो हेपा फिल्टर है वो देवता है। ठीक है, देवता बन के आया और इन पार्टिकल्स को रिमूव करने लग गया। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जीपैट में आते हैं तो आप देखते ही डर जाते हो, अरे यार स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, अब तो यार बड़ी दिक्कत है। चलो, हेपा फिल्टर की जो टेस्टिंग होती है वो 1 साल में 2 बार होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, फैक्ट है ना। 1 साल में 2 बार टेस्टिंग करते हैं हेपा फिल्टर। अभी पढ़ा था हेपा फिल्टर क्या होता है। ओके, दूसरी स्टेटमेंट है कि हम हेपा फिल्टर की एफिकेसी की, हेपा फिल्टर कितना ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है इसको चेक करने के लिए डॉट टेस्ट कराते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। सर रीजन क्या है? आपने गलत बोल तो दिया लेकिन गलत क्यों है? डॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, डॉट की फुल फॉर्म बता रहा हूं, ठीक है, लिख लो, ये भी काम आएगा। ये जो थेरेपी होती है ना, ये बेसिकली टीबी के अंदर इस्तेमाल की जाती है ताकि टीबी के अंदर जब हम मल्टी ड्रग इस्तेमाल करें तो रेजिस्टेंस पैदा ना हो और थेरेपी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ये थेरेपी टीबी के लिए होती है, ना कि हेपा फिल्टर के लिए। ये फार्माकोलॉजी का है। तो यहाँ पे जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है डोप टेस्ट। अगर डीओपी लिखा है तो ये स्टेटमेंट सही होती, ना कि टी। थेरेपी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था सूटिक्स और फार्माकोलॉजी का कंबाइन। देखो ये रहा, डोप टेस्ट जो होता है उससे हम हेपा फिल्टर की एफिकेसी चेक करते हैं और फुल फॉर्म है डाइऑक्टाइल एथेलेट, ना कि डॉट। डॉट अलग चीज है, वो फार्माकोलॉजी का पार्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, विच इज नोन एज हार्ट ऑफ एरोसोल। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं भैया। हार्ट ऑफ एरोसोल क्या होता है? एरोसोल का मेन पार्ट क्या है जिससे सारी फंक्शनिंग हो रही है? मीटर्ड वॉल्व, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सर यही होगा, ये तो ड्रग होता है ना, यही उसका सबसे मेन पार्ट है। वैसे कहने को बोल सकते हो क्योंकि एक्शन तो इसी से आ रहा है, लेकिन ये अलग चीज है। अगर फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो ड्रग मेन होता है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर एरोसोल का मेन पार्ट क्या है? प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट वो है जो प्रेशर बिल्डअप करता है ताकि स्प्रे बाहर आए। ड्रग
बाहर आए। प्रोपेलेंट प्रेशर बिल्ड करता है। आपने सब ने ड्यूड्रेंट, शादी में जाते हो ना, ड्यूड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही आप उसको दबाते हो स्प्रे बाहर आता है, वही तो एरोसोल है। लेकिन वो प्रेशर कहाँ से बिल्ड हो रहा है? दैट इज ड्यू टू प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट एरोसोल का हार्ट होता है, मतलब मेन पार्ट होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो वही चीज दे रखी है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट को प्रोपेल करता है, मतलब बाहर निकालता है, वो प्रेशर जनरेट करता है। जबकि मीटर्ड वॉल की बात करें तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है कितनी डोज जो है वो बाहर जाएगी। तो मीटर्ड वॉल डोज को कंट्रोल करता है, प्रोपेलेंट ड्रग को बाहर स्प्रे कर देता है। दोनों में डिफरेंस है। चलो ओके, चलो ठीक है। अच्छा, एक्चुएटर क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो सबको पता है, ये तो ड्रग होता है। एक्चुएटर क्या होता है? ये बेसिकली एरोसोल का वो पार्ट होता है जिसको प्रेस किया जाता है ताकि प्रोडक्ट रिलीज हो सके। तो आपने सारी चीजें पढ़ ली। एक्चुएटर को दबाएंगे तो ड्रग बाहर आएगा। प्रोपेलेंट वो है जो प्रेशर पैदा करता है। मीटर्ड वॉल वो है जो डोज डिसाइड करती है, डोज को कंट्रोल करती है ना। चलो सारी चीजें हो गई। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगेन 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 क्वेश्चन आ गया एरोसोल से। पूछा गया है जो फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स होते हैं, उसके अंदर जो ट्यूब होती है वो किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम, बोरोसिलिकेट ग्लास, बैकलाइट प्लास्टिक, पॉलीथाइलिन। ये जो फार्मास्यूटिक्स है ना, ये काफी ज्यादा रट्टाफिकेशन है। अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, वही वाली बात है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। जिसको आता है, जिसने पढ़ा है, रट्टा मारा है, उसको पता है वाह पॉलीथाइलिन, उसको पता है पॉलीथाइलिन। तो सिंपल सी चीज है। सूटिक्स को पढ़ना है तो थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़नी है। फार्माकोलॉजी क्या है? थ्योरी भी है और समझना भी है। इसमें क्या है, रट्टाफिकेशन ज्यादा है, समझना भी होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो आंसर आपने डी किया है तो बहुत अच्छी बात। पॉली इथाइलीन से, जिससे बनता है हमारा ट्यूब। तो वही चीज दी रखी है, पॉलीथाइलिन जो है वो लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तभी इस्तेमाल करते हैं। सस्ता भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अरे वाह, सस्ता है तो इस्तेमाल करके देख लेते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, द फ्लैश पॉइंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ। देखो यहां पूछा गया है किसी भी फार्मास्यूटिकल का फ्लैश पॉइंट कैसे डिटरमाइन करोगे? पिक्नोमीटर, ग्रास क्रोमेटोग्राफी, टैग, कप अपैरेटस, मैक्सवेल एलिमेंट। सबसे पहली बात तो ये सवाल जागना चाहिए मन में, ये फ्लैश पॉइंट क्या होता है? ये फ्लैश पॉइंट क्या होता है? तो बेसिकली हम जो है फ्लैश पॉइंट निकालते हैं एरोसोल के अंदर प्रोपेलेंट्स का। ये प्रोपेलेंट्स जो होते हैं ना, ये काफी जल्दी इग्नाइट हो जाते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, है ना, जल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्लैश पॉइंट क्या है? वो लोएस्ट टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पे प्रोपेलेंट आग पकड़ लेगा, जल जाएगा, फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, फ्लेम प्रोड्यूस कर देगा। तो फ्लैश पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम टैग कप अपैरेटस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे प्रोपेलेंट आग पकड़ ले उसे फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। उसके लिए टैग कप अपैरेटस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, वही चीज दे रखी है, टैग कप अपैरेटस के अंदर हम फ्लैश पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मेनली एरोसोल्स के अंदर होता है। इसके अंदर हम एक क्लोज्ड कप को लेते हैं और सैंपल को हीट करते हैं और उसके सामने एक इग्निशन सोर्स लेकर आते हैं जो उसमें आग लगाएगा। ठीक है, और उससे हम लोएस्ट टेम्परेचर डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई कौन सा वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें हमारा लिक्विड या प्रोपेलेंट आग पकड़ ले रहा है। ठीक है, चलो, क्योंकि ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, रिंगर इंजेक्शन यूएसपी, अगेन अ रट्टाफिकेशन क्वेश्चन। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तो नहीं आता तो लिख लो। रिंगर इंजेक्शन जो है वो एक स्टेराइल सॉल्यूशन है। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, सारे के सारे इसमें क्लोराइड्स आते हैं। अब ढूंढो क्लोराइड कहाँ कहाँ पर है। क्लोराइड, क्लोराइड कार्बोनेट, गलत। क्लोराइड कार्बोनेट, क्लोराइड, गलत। क्लोराइड क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, गलत। क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, सही है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो रिंगर सॉल्यूशन में सारे क्लोराइड्स आते हैं। ऐसे करके याद कर सकते हो, हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है ना। क्या आ रहा है इसके अंदर? क्लोराइड।
कौन कौन सा आपके फेवरेट इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। चलो अच्छा, इस थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये रिंगर सॉल्यूशन आईवी रूट से दिया जाता है और इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रीस्टोर हो जाए। जैसे किसी को दस्त हो जाते हैं तो बॉडी से ज़्यादा पानी लूज हो जाता है, शॉक लगता है, तो उस केस में भी, ठीक है। और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। मेनली जैसे दस्त लग गया ना, तो उस केस में पानी का बहुत लॉस होता है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम रिंगर सॉल्यूशन दे सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया। पिक द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। पूछा गया है कि यहाँ पर पेरेंट्रल जो हमारी डोसेज फॉर्म है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इस बार नीचे से चलते हैं, क्या बोलते हो? इस बार नीचे से सॉल्व करते हैं, है ना, कुछ अलग तरीका अपनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, द इंट्रावेनस रूट ऑफ पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड लिमिटेड ड्रग अवेबिलिटी। गलत, गलत स्टेटमेंट है। अगर हम आईवी दे रहे हैं, इंट्रावेनस, सीधे हम ब्लड में ड्रग को डाल रहे हैं, बीच में कुछ भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं आ रहा, सीधे सीधे ड्रग ब्लड में जा रहा है, तो बायोअबिलिटी क्या होगी? बायोअबिलिटी क्या होती है? सिंपल भाषा में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपके ब्लड में पहुंच रहा है, उसी को बायोअबिलिटी बोलते हैं। जब हम इंजेक्शन ही ब्लड में लगा रहे हैं तो बायोअबिलिटी तो 100% हो गई ना, सारा का सारा ड्रग पहुंच रहा है, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। 100% होना चाहिए, ठीक है। पहली ये आपकी नीचे वाली जो स्टेटमेंट गलत हो गई। चलो, इमल्शन पेरेंटल फॉर्मुलेशंस मस्ट नेवर बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। स्टेटमेंट में दम है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी नहीं कर सकते। जो इमल्शन पेरेंट्रल्स होते हैं ना, मस्ट नेवर बी, इसमें बोला गया कि कभी भी आपको आईवी नहीं देना, ये स्टेटमेंट गलत है। दे सकते हैं बट विद कॉशन, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई गलत। अभी मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आर एस कहाँ गलत है? ये रहा, ठीक है। आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। तो बाकी जो ऊपर स्टेटमेंट है उसको नोट कर लो अगर आपको नहीं पता थी। इंट्रावेनस रूट से रैपिड ऑनसेट होता है, मतलब तुरंत एक्शन आता है, सीधी सी बात है। आप दवाई खाओगे, पेट में जाएगी, उसको स्टमक में एसिड तोड़ेंगे, फिर उसके बाद वो ब्लड में जाएगी, तब एक्शन आएगा। इंजेक्शन में तो सीधे सीधे हम ब्लड में डाल रहे हैं। अच्छा, इमरजेंसी में जैसे कोई पेशेंट जाता है तो इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों? तुरंत एक्शन आता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, जिन्हें एलवीपी भी बोला जाता है, ये इंट्रावेनसली दे सकते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो पी और क्यू सही है, आर एस गलत है, तो आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसान था, फार्माकोलॉजी और सूटिक्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया था। अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन हमारे सामने है। पूछा गया है कि अगर मैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग होता है, कौन सा ड्रग है? एंटी बैक्टीरियल। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। लेट्स सी किसको पता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है उसको स्टेरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव से। अब पूछा गया है कि कौन से टेम्परेचर पे और कितने समय के लिए। अब टेम्परेचर देखो ध्यान से, तो सेम है, तो टाइम का पता करना है, ठीक है। तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, वही वाली बात है, ठीक है। आंसर है हमारा 15 मिनट के लिए करते हैं। ज्यादा देर करोगे तो ड्रग डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो 121 से 124 डिग्री और 15 मिनट के लिए, ठीक है। नहीं पता तो नोट करते जाओ। चलो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का 15 मिनट स्टेरलाइजेशन चलता है। वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ओके, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको बेसिकली बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगेन इसको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर बफर होते हैं जिससे पीएच को कंट्रोल किया जा सके, बिल्कुल सही बात है। बफर डालते हैं, पीएच को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। बफर, ये याद कर लेना, बफर का मकसद ही ये होता है पीएच को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, कि वो लिमिट इधर इतना ज्यादा बढ़ या नीचे ना चला जाए, बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा अल्कलाइन ना हो जाए, ठीक है। सिंपल भाषा में पीएच को हम कंट्रोल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर। वाटर फॉर इंजेक्शन इज पैरोजन फ्री, ये स्टेटमेंट तो डेफिनेशन है वाटर फॉर इंजेक्शन की, बिल्कुल सही है। पैरोजन फ्री होना चाहिए, इसमें पैरोजन नहीं पाया जाना चाहिए। वाटर फॉर इंजेक्शन हैज डिफाइंड लिमिट्स ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ
डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, ये तो अभी बताया था, है ना। और दूसरा ही क्वेश्चन था शायद, नॉट मोर देन 10 ppm, 10 ppm से ज्यादा सॉलिड नहीं होना चाहिए किसके अंदर, WFI, वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये लिमिट डिफाइन की गई है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सर ये तो लग रहा है सारी स्टेटमेंट सही है। अब आ जाओ पी पे, ठीक है। वाटर फॉर इंजेक्शन मस्ट बी स्टेराइल, ये गलत स्टेटमेंट है। जब वाटर फॉर इंजेक्शन बनाया जाता है तो जरूरी नहीं होता वो स्टेराइल हो। जब आप वाटर फॉर इंजेक्शन को किसी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करते हो, उस प्रोडक्ट को फिर स्टेरलाइज किया जाता है। ध्यान से सुनो, वाटर फॉर इंजेक्शन स्टार्टिंग में स्टेराइल होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप उसको किसी डोसेज फॉर्म या किसी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, उस प्रोडक्ट को फिर स्टेरलाइज किया जाता है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पी गलत स्टेटमेंट है, तो SQR, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, पी फॉल्स। आंसर हो गया सी। अच्छा क्वेश्चन था। अरे वाटर फॉर इंजेक्शन है, क्या बात है, स्टेराइल होना चाहिए, फंस जाते हैं बच्चे। बिल्कुल इसका आंसर ऑल आर करेक्ट लगा देते, जबकि इसका आंसर ऑल आर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस पेरेंट्रल, दो टाइप के पेरेंट्रल है। एक्वस पानी का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा ऑयल, मतलब ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। जो एक्वस वाले हैं उनको स्टेरलाइज करेंगे ड्राई हीट से, ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन, और ऑयल को स्टेरलाइज करेंगे मॉइस्ट हीट से। तो बताना है दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या दूसरी गलत है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दो। मतलब कि जो एक्वस पेरेंट्रल है वो मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन से आपकी स्टेरलाइजेशन होती है, ठीक है। ऑयल बेस्ड पेरेंट्रल जो है वो डाई हीट स्टेरलाइजेशन से स्टेरलाइज होता है। तो बस क्रॉस लिंकिंग करा दो, है ना, इसको इधर भेजो, इसको उधर भेजो। तो ये पॉइंट याद रखना, एक्वस के लिए हम मॉइस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल के लिए हम ड्राई का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई हीट का। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी और हमने करेक्ट भी कर दिया, है ना, मिला दिया उनको। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। ओके, व्हाट शुड बी द एयर वेलोसिटी ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। पहली बात तो लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, बेसिकली एयर फ्लो है, ठीक है, जिसमें सारी जो फ्लो हो रहा है, एयर का फ्लो हो रहा है, वो पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, देख रहा है, पैरेलल, ठीक है, एक ही लाइन में जा रहे हैं, नो टर्बुलेंस, याद कर लेना, इनके बीच में कोई भी टर्बुलेंस नहीं होती, कोई भी टकराव नहीं होता। तो पूछा गया है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट नहीं है, आंसर है 100 ± 20 फीट पर मिनट। तो ये याद कर लेना, लेमिनार एयर फ्लो की जो वेलोसिटी होती है ना, वो 20 ± 20 फीट पर मिनट होती है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको रटनी है। कैसी वैल्यूज, जैसे नॉट मोर देन 10 ppm, ये वैल्यू रटी आपने, फिर ये वैल्यू रटनी है, ये रटने वाली वैल्यूज है ना। और मेरे साथ पढ़ रहे हो तो याद भी हो ही रहा होगा, ठीक है। देखो ये रेफरेंस किताब से लिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो 100 ± 20 फीट पर मिनट, ठीक है। जो एयर फ्लो है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, लेमिनार वाला, और इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है 100 ± 20 फीट पर मिनट। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, 19th क्वेश्चन, यहाँ बेसिकली पूछा गया है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बफर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है एसीटेट बफर। इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स में। तो इसकी पीएच की रेंज क्या होती है, 4 से 5, 6 से 8, 2 से 5, 8.5 से 10.5। बताओ भाई, इसका आंसर डायरेक्ट 4 से 5 है। इफ यू डिडंट नो, नाउ यू नो, एसीटेट इज बेसिकली 4 to 5, ठीक है, 4 to 5। चलो, इफ यू डिडंट नो, नाउ यू नो, ठीक है। तो देखो वही चीज लिखी हुई है, ये 4 से 5 का पीएच रेंज मेंटेन करता है, जो काफी ज्यादा आइडियल होता है इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस के लिए, ठीक है। 6 से 8 न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, जो कि फॉस्फेट बफर के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है यहाँ से, नहीं, ये इंफॉर्मेशन काफी है बस। फॉस्फेट बफर के बारे में भी हमने देख लिया। अब यहाँ पूछा गया है, ग्लास कंटेनर से क्वेश्चन आया है। 4 टाइप के होते हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो पूछा गया है
कि टाइप 1 और 2 को क्या बोला जाता है। बेसिक क्वेश्चन, बोरोसिलिकेट ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट जनरल पर्पस ग्लास, नन। आंसर है ए। ठीक है, +1। बोरोसिलिकेट टाइप 1, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। सीधे सीधे आपको थ्योरी में मिल जाएगा ये, और मैं अभी दोबारा से आपको दिखा देता हूं। तो ये चीज आपके सामने है। टाइप 1 अगर आपको दिख रहा हो, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ठीक है, और टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है। और टाइप NF4 लिखा हुआ है, ये जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास होता है। ठीक है, इसको इग्नोर करो, आप मेनली फोकस करो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पे। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन अच्छी खासी यहाँ लिखी हुई है। टाइप 2 जो है वो न्यूट्रल और एसिडिक पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जबकि टाइप 3 की बात करें तो ये कंटेनर्स अनट्रीटेड होते हैं और कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास से बने होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये नोट्स आपको कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जाके चेकआउट कर लेना और पढ़ सकते हो, है ना। इन्फॉर्मेशन तो, ज्ञान तो अनलिमिटेड है, जितना ग्रहण करना चाहो करो। लेकिन बस एक बात बोलूंगा क्वेश्चंस के बीच में ही, कि ज्ञान जितना मिले उतना अच्छा, लेकिन फालतू ज्ञान भी मत लेना, क्योंकि मेमोरी की जो आपकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है ना। 32 GB का पेन ड्राइव लगा दिया दिमाग में तो 32 GB है, 33 GB नहीं होगा। कहने का ये मतलब है, ब्रेन की कैपेसिटी याद करने की लिमिटेड है। एक्स्ट्रा चीज़ें डालोगे, काम की चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये याद रखो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो। ऐसा नहीं कि मुझे तो और डीप जाके पढ़ना है, GPAT का देखा जाएगा रैंक, चलो मैं तो ले आऊंगा, मैं लैकमैन पूरी पढ़ डालता हूँ, मजा आ रहा है। ऐसे नहीं पढ़ते, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। लॉजिक होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नियोसोम, नियोसोम की बात की गई है, तो नियोसोम क्या है, इसके नाम में ही आंसर है। नियो खुद ही बोल रहा है नो, भैया नो, मैं नहीं हूं क्या, आयनिक, मैं नहीं हूं आयनिक। तो आंसर आ गया ना। अ नियोसोम इज अ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बेस्ड लिपोसोम। मतलब एक टाइप का लिपोसोम है जो कि नॉन आयोनिक होता है, और खुद ही बोल रहा है ना ये नियो, नो भाई मैं तो हुई नहीं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, मैं नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हूँ जो कि लिपोसोम पे बेस्ड है। लिपोसोम क्या होता है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आगे बताता हूँ, चलो। लिपोसोम, चलो क्वेश्चन लिपोसोम का ही आ गया। ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं जो कैसे काम करते हैं। मतलब एक बार जो कंपनी है उसने बना लिया लिपोसोम, बहुत बढ़िया, लेकिन बॉडी के अंदर अपटेक कैसे होता है, बॉडी इसको कंज्यूम कैसे करवाती है, न्यूरॉन के थ्रू, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के थ्रू, गॉबलेट सेल के थ्रू, ये पेरिफेरल न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो आंसर इसका रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होता है, RES। ये याद रखना, जब भी कोई लिपोसोम लेता है तो बॉडी के अंदर ये सिस्टम होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जो कि लिपोसोम को बॉडी के अंदर जहां भी इसका साइट ऑफ एक्शन है, जहां इसको जाके काम करना है, जो भी इसका टारगेट है, वहां तक इसको पहुंचा देता है। ठीक है, चलो इसकी थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा है ना, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर लिवर आता है और स्प्लीन आता है। ठीक है, तो ये कुछ सेल्स होती हैं जो कि फोरिन पार्टिकल्स को रिमूव करती हैं ब्लड से। ओके, तो लिपोसोम जो है उनको बॉडी में हमारे मैक्रोफाज रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, और फिर इनका अपटेक करा देते हैं, अपटेक करा देते हैं, मतलब जहां इनको पहुंचना है वहां पहुंचाने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका दिखता है लिपोसोम, है ना। चलो आगे चलते हैं, 23rd क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो खुद ही कर लोगे ना। विच इज नॉट रिलेटेड विद कंट्रोल रिलीज। कंट्रोल रिलीज क्या होता है, एक ऐसा डोसेज फॉर्म जिसमें हम चाहें तो हर मिनट में 1 mg को रिलीज करवाएं, जिसमें हम चाहें तो हर घंटे में 1 mg को रिलीज करवाएं। मतलब जितना हम चाह रहे हैं उतना कंट्रोल करके रिलीज करवा रहे हैं, यही कंट्रोल रिलीज होता है। तो देखते हैं, सेफ्टी मार्जिन बढ़ जाता है, अच्छी बात है। एकदम से ड्रग ब्लड में जाएगा तो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी के चांस होंगे। सही स्टेटमेंट है। इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस, सीधी सी बात है, कंट्रोल रिलीज है तो
कुछ ड्रग होती है ना दिन दिन में 3 से 4 बार लेनी होती है, तो इनको इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, पेशेंट आसानी से ले सकता है, कंप्लायंस भी बढ़ता है, बार बार लेने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन स्टेडी स्टेट, ये आर काट दो, ये स्टेडी स्टेट है। फ्लक्चुएशन चेंज आता है, ये कंट्रोल्ड है, हम कंट्रोल करके चल रहे हैं, चेंज क्यों आएगा, चेंज क्यों आएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर मिल गया, चौथी स्टेटमेंट में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर है सी। यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आता, ये कंट्रोल्ड रिलीज है, कंट्रोल किया जाता है इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 24th सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे आपकी डेफिनेशन पूछी हुई है। बताना है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो हाईली ब्रांच होते हैं, 3D दिखते हैं, 3 डायमेंशनल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड्स सेंट्रल से आए होते हैं, सेंट्रल कोर होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे इनके स्ट्रक्चर्स जाते हैं, ठीक है, ऐसे निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है ये क्या है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, लिपोसोम है, डेंड्राइमर है और डेक्स्ट्रान एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये कौन है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, चलो यहाँ ये भी बना देता हूँ, तब तक आप सोचो कौन है ये, मतलब बनाते जाओ बस आगे, ऐसे और आगे बनाते जाओ। ये जो है डेंड्राइमर है, डी फॉर डेंड्राइमर। ठीक है, डेंड्राइमर के ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेंटर से निकलते हैं और 3 डायमेंशनल होते हैं, हाईली ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं डेंड्राइमर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक जो थ्योरी मैंने बताई थी वही लिखी हुई है। सेंट्रल कोर से निकलते हैं, इनकी बहुत सारी लेयर होती है ना, जनरेशंस बोला जाता है ना, ब्रांचेस थी। देखो साइक्लोडेक्स्ट्रिन की बात करें, साइक्लो मतलब साइक्लिक, ठीक है, डेक्स्ट डेक्स्ट टेक्स्ट जहां भी वर्ड मिले समझ जाओ शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि ग्लूकोज का बना हुआ है, इससे ड्रग की सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो साइक्लो से साइक्लिक, डेक्स्ट से शुगर मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज से बना हुआ है। डेक्स्ट्रान अगेन डेक्स आ गया, मतलब अगेन शुगर है, अगेन शुगर है, पॉलीसेकेराइड, उसके अंदर भी पॉलीसेकेराइड है। इसका सबसे मेन यूज होता है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, ये फार्माकोलॉजी में पढ़ाता हूं मैं, है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। चलो लिख लेना कि जो डेक्स्ट्रान है वो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है। लिपोसोम, ये स्पेरिकल वेसिकल्स होते हैं जो लिपिड बायलेयर से बने होते हैं, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, है ना। डेंड्राइमर का तो स्ट्रक्चर मैंने बना ही दिया, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, हाईली ब्रांच, 3D मैक्रोमोलिक्यूल्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये सारी डेफिनेशन याद कर लेना। साइक्लोडेक्स्ट्रिन तो अब आपको याद भी हो गई होगी, डेक्स्ट्रान भी याद हो गई होगी, और डेंड्राइमर भी याद हो गई, लिपोसोम याद कर लो, गोल होता है, स्पेरिकल वेसिकल्स होते हैं जिसमें लिपिड की बायलेयर्स होती हैं, ये भी याद हो गया, मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया, है ना। लास्ट क्वेश्चन, न्यू टैब। न्यू टैब क्या होता है, मतलब पूछा गया है जो न्यू टैब है बेसिकली टाइप की फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं, या फिर एक इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये कॉम्पोजिशन होती है, एक टाइप की कॉम्पोजिशन होती है टेस्ट बनाने के लिए, है ना, और टेक्सचर बनाने के लिए शुगर का। तो न्यू टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कितने परसेंटेज में मौजूद है। 97% सुक्रोज, 3% इनवर्ट शुगर, गलत सर, आंसर तो ही मिल गया हमें। 95% सुक्रोज होता है और 4% इनवर्ट शुगर होता है, बाकी थोड़ा बहुत मैग्नीशियम स्टीयरेट भी होता है, मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखना न्यू टैब में इसकी टेबल आती है, इसमें ना ऐसे 10-12 ऐसे कॉम्पोजिशन होते हैं, सारे याद कर लेना, सारे याद कर लेना। ठीक है, लूडी प्रेस वगैरह होता है, न्यू टैब होता है, ये टेबल दी हुई है आपके फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ये टेबल जरूर याद कर लेना। ठीक है, 95% सुक्रोज, 4% इनवर्ट शुगर और मैग्नीशियम स्टीयरेट होता है न्यू टैब में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये 25 क्वेश्चन हो गए, और जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो हम थर्सडे को लाइव सॉल्व करेंगे रात को 9 बजे। तो सॉल्व कर रही आ जाना, है ना, साथ मिलकर सॉल्व करेंगे और बताना 25 में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पे बने, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कितना आप स्कोर कर रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, चलो, और ये जितने भी टेस्ट है मैं आपको ये भी बता दूं, इस हफ्ते जो आपका एम टेस्ट होने वाला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल फार्मेसी के करा रहा हूँ, तो अगले हफ्ते आपका जो टेस्ट है जो अटेंड कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैं बाद में कराता ही हूँ, वो है फिजिकल फार्मेसी का।
तो आप अटेंड करना चाहें तो बिंदास कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सारे लिंक आपको कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डाउनलोड करो, बैच कोड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था उसको डालो, ठीक है, और अटेम्प्ट करो बिंदास, है ना। 50 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का टेस्ट है, और देखो कितने आते हैं उसमें, फिर एक्सप्लेनेशन मेरे साथ आके सॉल्व करो, है ना। चलो, तो थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए होंगे, है ना। और साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, कुछ नई चीज़ें बिल्कुल आपने यहाँ से सीखी होंगी, ठीक है। मेहनत करते रहिए, जी पैट, नाइपर और जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट हो, डिप्लोमा का भी एग्जामिनेशन बात चल रही है कि होगा होगा, डिले होते जा रहा है, लेकिन होगा तो ज़रूर आगे चल के, जितना मुझे समझ आ रहा है। तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मेक श्योर कि आपके पास काफ़ी अच्छी अमाउंट ऑफ नॉलेज हो, बिकॉज यू आर अ फार्मासिस्ट एंड यू आर अ responsible pharmacist, and make your knowledge sound. Thank you so much.